हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जस्ट मैथीजी। तो स्टूडेंट, आज से इस क्लास से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, मैट्राइसिस। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे नए टॉपिक का नाम क्या है, मैट्राइसिस है। तो इस टॉपिक, ये जो मैट्राइसिस टॉपिक है, मतलब आप कहने को तो मैट्राइसिस है, बट आपका जो एनसीईआरटी है चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 हमारा क्या है, मैट्राइसिस, और चैप्टर 4 क्या है, डिटर्मिनेंट। तो दोनों समझो एक ही चैप्टर है। तो मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि मैट्राइसिस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप ऐसा समझो कि हम लोग मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का क्या हमारा इंपॉर्टेंस है, तो ये चैप्टर हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लोगे सॉरी तो आपको दूसरे चैप्टर के कंपेयर में, जो आपके 12th में जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के कंपेयर में ये चैप्टर बहुत इजी है। और इस चैप्टर से अगर आप पढ़ लेते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपके बोर्ड से में अगर इस चैप्टर से सवाल आते हैं, ऑब्वियसली आएंगे ही, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ना। तो ये चैप्टर अच्छा है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर और देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो देखो, मैट्राइसिस जो वर्ड है ना, मतलब मैट्रिक्स का प्लूरल है, ठीक है। मैट्रिक्स एक वर्ड है, उसी का प्लूरल है ना। तो मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर का नाम है, हम लोग मैट्राइसिस लिखे हैं, मतलब उसका प्लूरल लिखे हैं, ठीक है। ये तो अपने डिस्कशन में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब मैट्राइसिस होता क्या है। देखो, जो मैट्रिक्स होता है ना, वो नंबरों का ना एक सजावट होता है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5, 10, 15, 20, 22, 24, 25, मतलब कोई भी रियल नंबर हो, उसका क्या होता है, ये सजावट होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब मन में आ रहा हो क्या सिर्फ रियल नंबर का अरेंजमेंट, अच्छा, सजावट इन द सेंस डेकोरेशन ऑफ नंबर होता है। मैट्राइसिस क्या होता है, डेकोरेशन ऑफ नंबर होता है, ऐसा समझो आप। मतलब नंबर्स को डेकोरेट कर देना, मतलब सजा के लिख देना, ठीक है, ये होता है मैट्राइसिस। अच्छा, सिर्फ नंबर को ही सजा के लिखने को मैट्राइसिस नहीं बोलते हैं। आप किसी फंक्शंस को भी सजा के लिख देंगे ना, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, उसको भी हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो जो आप 11th में पढ़े हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप अरेंज करके लिख दोगे एक डेफिनेट पैटर्न में, तो वो भी एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब कौन से डेफिनेट पैटर्न में हम सजा के लिख दें, आखिर क्या पैटर्न होता है जो सजाना होता है, वो किस पैटर्न में हम सजाएंगे, तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न तो होगा जो मैट्रिक्स बनता होगा, ठीक है। तो उस देखते हैं उसको क्या कहते हैं, है ना, देखते हैं कि वो मतलब किस पैटर्न को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखो, अभी तक हम लोग क्या बोले कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता क्या है, नंबरों का एक डेकोरेशन होता है। तो किस टाइप के डेकोरेशन को मैट्रिक्स बोलते हैं, तो चलो देखते हैं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मान लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। और इस नंबर को हम क्या करेंगे, सजा के लिख देंगे। अब सजा के लिख देने का मतलब है, मान लीजिए मैंने 1 को यहाँ लिखा, 2 को यहाँ लिखा, फिर 3 को ऊपर, 4 को नीचे, 5 को ऊपर, 6 को नीचे। तो ऐसे मैं जिग जैग टाइप में लिख दिया हूँ, है ना। ये 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। तो क्या इसकी, तो ये भी तो एक तरह का नंबरों का सजावट है ना, कोई हाँ, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन नंबरों का तो सजावट है ना। ऐसे लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। हो सकता है कि सर्कुलर पैटर्न में भी नंबर को सजा ले, जैसे कि 1, 2, जैसे आपके घड़ी में होता है 4, 5, 6। तो देखिए, ये भी तो सर्कुलर पैटर्न में नंबरों को सजा दिया है। तो क्या ये मैट्रिक्स है या फिर ये मैट्रिक्स है, तो बच्चे ना तो ये मैट्रिक्स है ना तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो, ये भी मैंने नंबर को, आपने कहा, जैसा कि आप कहोगे सर आपने कहा नंबरों की सजावट को कहते हैं, डेकोरेशन ऑफ नंबर को कहते हैं। तो किस पैटर्न के डेकोरेशन को कहते हैं, इस पैटर्न के डेकोरेशन को नहीं, सर्कुलर पैटर्न के डेकोरेशन को नहीं। तो कैसा सजावट होता है नंबरों का जो मैट्रिक्स बन जाता है, तो नंबरों का ना रेक्टेंगुलर पैटर्न में जब हम नंबर को लिख देते हैं ना, तो वो मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। नंबर को जब हम कैसे लिख देते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। अब रेक्टेंगुलर पैटर्न का क्या मतलब हुआ, तो देखिए रेक्टेंगल ऐसा दिखता है ना अपना, है ना, ऐसा रेक्टेंगल दिखता है। तो इस पैटर्न में नंबर को लिख देंगे तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे देखिए, मैंने लिखा जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे लिखा, तो ये एक मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, क्या एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में है, देखिए ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, रेक्टेंगुलर पैटर्न में है ना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इसी रेक्टेंगुलर पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है,
मैट्रिक्स नंबरों का क्या होता है, डेकोरेशन ऑफ नंबर होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं नंबरों का अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स। ठीक है, नंबरों का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा किस पैटर्न में अरेंजमेंट होता है, तो रेक्टेंगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने सर्कुलर पैटर्न में लिखा था वो मैट्रिक्स नहीं था, जिगजैग पैटर्न में लिखा था वो मैट्रिक्स नहीं था, इस पैटर्न में लिखेंगे तो इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स लिखते हैं कहते हैं। अब बात आती है कि यार सर मैट्रिक्स को मतलब रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिखने के बाद एक रेक्टेंगल से बंद कर देंगे क्या, रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मैं आपको दिखाया। रेक्टेंगल में इसलिए बनाया ताकि आपको दिखे, देखो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहा है। तो हम लोग इसको रेक्टेंगल के अंदर नहीं रखते हैं, हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे ये नंबर लिखा ना मैंने, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं या फिर सिंपल जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ना, इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सबको ढंग से लिखूंगा, यहाँ पे सब आ जाएगा समझ में। ठीक है, ओके तो इतने देर में अभी तक मैंने जब से क्लास स्टार्ट हुई अभी तक हम लोग बस यही सीखे हैं पिछले 5 मिनट से कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, नंबरों का रेक्टेंगुलर पैटर्न में डेकोरेशन ऑफ नंबर इन रेक्टेंगुलर पैटर्न, या डेकोरेशन वर्ड तो मैथ में सही नहीं रहेगा, आप ऐसा कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर पैटर्न। ओके, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स को मैंने अरेंज ही तो किया है, तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर पैटर्न इज कॉल्ड व्हाट, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स समझ गए आप, इसका डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आया कि व्हाट इज मैट्रिक्स लिखने के लिए। हाँ, मे बी टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, डेफिनेशन आपके व्हाट इज द, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये डेफिनेशन पूछ सकता है। अब आप सोच रहे हो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अभी हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा, सब सीखेंगे। ठीक है, बस बने रहो और देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ और आगे करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो मैट्रिक्स समझ गए क्या होता है, क्या होता है मैट्रिक्स, नंबरों के रेक्टेंगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर पैटर्न इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उस डेफिनेशन को भी लिखेंगे और सब कुछ सीखेंगे मैट्रिक्स में। ठीक है, तो बहुत सिंपल चैप्टर है, सिंपल भी है और छोटा भी है, तो इससे न आते ही हैं क्वेश्चंस, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इवन जेईई मेन में भी इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग कर ही लोगे, है ना। आप अपने सीनियर से पूछिएगा, लगभग हर बच्चा इस क्वेश्चन मैट्रिक्स टॉपिक के क्वेश्चन को कर ही लेता है। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज मैट्रिक्स, इसके डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन मतलब क्या होता है मैट्रिक्स, हम लोग समझ ही लिए हैं, अब उसी को लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके डेफिनेशन को। तो आओ स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिए आप लोग, मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array। array का मतलब होता है कतार, मतलब एक लाइन में लिखना। अभी जैसे मैंने लिखा था ना 1 2 3 एक लाइन में लिखा हुआ था, डेट इज array, है ना। रेक्टेंगुलर array ऑफ नंबर्स, जैसे आप कोई भी रियल नंबर ले लो, है ना, नंबर्स, या फिर आप ना फंक्शन भी ले सकते हो। फंक्शन का मतलब है यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख सकते हो, लॉगरिथमिक फंक्शन ले सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले सकते हो, है ना, नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, अब ये ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये ऑर्डर्ड क्यों लिखा हुआ है। जैसे आप तो इतना समझ गए हो मैट्रिक्स इज क्या है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, है ना, या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर भी आप लिख सकते हैं। ओके, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, या मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलो या एरे बोलो, चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये ऑर्डर्ड का क्या मतलब है मैं समझाऊंगा, ऑर्डर का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया। अब सुनिए, ये जो नंबर्स होते हैं ना, मतलब जो जिससे मैट्रिक्स बनता है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5 6, तो ये जो नंबर्स हैं ये मैट्रिक्स से क्या होते हैं, इन नंबर्स को जिससे वो मैट्रिक्स बना हुआ होता है, मतलब जिस नंबरों को हम अरेंज करते हैं वो नंबर या वो जो कोई फंक्शन अगर होगा ट्रिगोनोमेट्रिक या लॉगरिथमिक, उनको कहा जाता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, या फिर उनको कहा जाता है एंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना, एलिमेंट भी बोल सकते हैं या एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ना नोट करके लिख लीजिए कि जो नंबर है ना, नंबर और फंक्शंस, नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है,
एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट, या फिर हम इसको ना एंट्री भी बोलते हैं ना, और एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स। तो जो नंबर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, या एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बोला करेंगे। ओके, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ से ना क्या होता है कि देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ कि जैसे मैंने एक नंबर लिया 1, अभी जैसे जो लिया था 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। इसको मैंने एक लाइन ऊपर लिया, एक एरे ऊपर लिया, एक एरे नीचे लिया, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स तो होगा ही। अच्छा, मैट्रिक्स को मैंने अभी आपको बताया है, किससे हम लोग क्या करेंगे, उसको बाउंड क्या करेंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस को आर बाउंडेड बाय आइदर दिस साइन या दिस साइन, ठीक है। उसको भी हम लिख लेते हैं। ओके, तो ये लिख लीजिए। अच्छा, इसको यहाँ पे ना देखिए, दो चीज़ होता है मैट्रिक्स में ना। स्टार्ट में पहले मैट्रिक्स का डेफिनेशन सीख लिए। अब सुनो, मैट्रिक्स में ना एक टर्म होता है रो ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, रो ऑफ मैट्रिक्स होता है, एक टर्म होता है। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स एक टर्म होता है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक टर्म होता है। तो आखिर होता क्या है, रो ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना फर्स्ट लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम लोग कहते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, रो ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। रो, है ना। जैसे ये रो 1 हो गया और ये क्या हो गया, रो 2 हो गया। दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। ये हमारा कॉलम 1 है। कॉलम को शॉर्ट में मैं सी लिख दिया हूँ, ठीक है ना। कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, मतलब सिर्फ 5 नहीं समझना है ना। ये पूरा क्या है, कॉलम 1 है, ये क्या है, कॉलम 2 है, और ये क्या है, कॉलम 3 है। दिस इज व्हाट, कॉलम 3। ओके, 1 2 3 जो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है इसको रो बोलते हैं, ये फर्स्ट रो है। और 4 5 6 ये क्या है, सेकेंड रो है, ठीक है। तो हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होता है या फिर फंक्शंस होता है। फंक्शन का मतलब है आप साइन थीटा कॉस थीटा भी वगैरह लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन ले सकते हैं, कैसा भी फंक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। उसी को बस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में सजाना होता है। ओके, ये हो गया। तो मैंने अभी बोला कि जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको हमें ना एक बाउंड्री से, मतलब एक आप कह दो ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से बाउंड किया जाता है। तो हम लोग इसको ना नोट करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, है ना, इसको अभी मत लिखिए, अभी मैं ये समझ लिए हम लोग, इसको रफ करके ना पहले लिख लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर बाउंडेड बाय, कौन से साइन से बाउंड किया जाता है। तो लिख लीजिए, नोट नंबर फर्स्ट में ये लिखा हमने, नोट नंबर सेकंड में लिख लीजिए एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर बाउंडेड बाय दिस स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ना, जिसको आप लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। 11th में आई होप आपने देखा होगा। और इसको क्लोज इंटरवल, तो ऐसा मत समझना दिस इज क्लोज इंटरवल और दिस इज ओपन इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट और सिंपल स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। ओके, अगली बात, अगला नोट करके ये लिखिए, मैंने आपको दिखा दिया हॉरिजॉन्टल एरे को क्या बोलते हैं, रो, वर्टिकल एरे को क्या बोलते हैं, कॉलम। तो उसी को लिख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एरे जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल एरे इज कॉल्ड रो, ठीक है। अगला, और एंड वर्टिकल एरे इज कॉल्ड, एंड वर्टिकल एरे इज कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो आज से याद रखना है, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, रो, वर्टिकल को कॉलम। इसको देखो, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, याद रखने का एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे रो से आर का ऐसे जाता है, ठीक है ना, ये रो है, और कॉलम में ऐसा रहता है, सी से कॉलम, तो ऐसे रहता है ना। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, रो। हॉरिजॉन्टल का मतलब रो होता है। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे हम लोग, रो बोलेंगे, है ना। देखिए, रो, हॉरिजॉन्टल का मतलब रो है,
आर को लिखोगे और आगे तरफ बढ़ा दोगे, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। कॉलम के लिए याद रखने का ट्रिक बता रहे हो, अभी आपको लग रहा होगा अरे सर याद रह लेगा हम लोग को, हॉरिजॉन्टल को रो, वर्टिकल कॉलम, आप भूलोगे, कंफर्म भूलोगे। मैं भी जब 12th में था तो मैं भी भूल रहा था, बार बार भूलता था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में किसको रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आर लिखिएगा ना, आप आर लिखिएगा तो उसको ना आगे बढ़ा दीजिएगा, है ना, तो दिस इज व्हाट, दिस इज रो हो जाएगा, रो, ठीक है। और कॉलम क्या हो जाता है, कॉलम ऐसा दिखता है, कॉलम को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये है, तो कॉलम का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल, है ना, वर्टिकल को क्या बोला करेंगे, कॉलम, ओके। तो लिख लो, वर्टिकल क्या हुआ करेगा, वर्टिकल क्या होगा हमारा, कॉलम होगा, ओके। वर्टिकल जो एरे होता है ना, वर्टिकल कतार, वर्टिकल एरे, कतार मतलब लाइन, है ना, पंक्तियां, वर्टिकल एरे को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल एरे को क्या बोला करेंगे, रो बोला करेंगे, ओके। यहाँ तक आ गया। तो मैट्रिक्स क्या होता है, नंबरों का रेक्टेंगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो जिस नंबर से जो मैट्रिक्स, जो रेक्टेंगुलर पैटर्न में जिस नंबर को हम लिखते हैं, मतलब जिस वजह से मैट्रिक्स बनता है, नंबर या फंक्शंस नहीं रहेगा तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो जिस नंबर्स को हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न, उस नंबर को मैट्रिक्स का एलिमेंट या फिर मैट्रिक्स का हम लोग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, एंट्री, उसी का मैं प्लूरल लिखा हूँ, एंट्रीज, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, समझिए, या फिर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। अगला, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट को ना बाउंडेड बाय 2 ब्रैकेट, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस आर बाउंडेड बाय ईदर बाय दिस साइन और बाय दिस साइन, ओके। हम लोग या इवन आपके एनसीईआरटी बुक में इसी को यूज किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट को, ठीक है। नेक्स्ट है, हॉरिजॉन्टल एरे इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल एरे इज कॉल्ड कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल एरे होता है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और वर्टिकल एरे को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कहानी मैट्रिक्स का, ठीक है। अच्छा, एक बात समझ सर, मैट्रिक्स आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ा मैथ्स में कि नंबर्स को हम रेक्टेंगुलर एरे या वर्टिकल एरे में सजा के लिख रहे हैं, मैट्रिक्स पैटर्न में नंबर्स को लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट, जब हम आगे बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो 3.3 या 3.3 या है ना शायद, हाँ, उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम होगा, है ना। इवन आपके एनसीईआरटी बुक जब आप मैट्रिक्स चैप्टर खोलोगे ना, तो स्टार्टिंग में ही वजह लिखा हुआ कि हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ गई है नंबर्स को इस पैटर्न में लिखने की, ठीक है। तो आप इसमें अभी दिमाग अपना मत लगाइएगा, आप बस इतना समझ लीजिए कि इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और हम लोग मैट्रिक्स से कुछ ऑपरेशन सीख लेंगे ना, तो मुझे सुविधा होगा आराम से, मतलब कि मैं जो समझाऊंगा ना उसको आराम से समझ लोगे कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी नंबर्स को इस टाइप से लिखने पे, और अगर ऐसे लिख भी दिए नंबर्स को तो उससे क्या हमें ईजी, किस टाइप के कैलकुलेशन को करने के लिए ऐसा हमें लिखना पड़ा। तो कुछ ऐसे मैथ्स के कैलकुलेशन होते हैं जो मैट्रिक्स पैटर्न में सॉल्व करने से वो आसान हो जाते हैं, ओके। जैसे आप सॉल्व करते थे, याद कीजिए, आप 10th क्लास में सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स वाई में, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालते थे। तो मैट्रिक्स में आप देखिएगा, मैट्रिक्स का भी यूज़ करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू 3 वेरिएबल रहा करेगा, हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो अभी आप इतना बस समझो मैट्रिक्स ये होता है, और अगर ये मन में अगर आ भी रहा होगा कि नंबर्स को ऐसे लिखने से आखिर फ़ायदा क्या है, तो ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। बाकी के जैसे कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो पहले ही समझा देते हैं कि आखिर ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, है ना, तो वो भी अच्छी बात है। और मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि मैं आगे समझाऊंगा, अभी बस इतना याद रख समझिए कि मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्डर, नंबर्स को हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में, रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिख देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इतना बस देखो, आखिर क्यों पड़ा रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिखने की जरूरत, आगे समझेंगे, सब समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी बस ऑपरेशन ऑफ, अभी पहले टारगेट है मेरा मैट्रिक्स के बारे में देखना, और ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, 2 मैट्रिक्स कैसे इक्वल होगा, कैसे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, ओके, एलिमेंट, 2 मैट्रिक्स के एलिमेंट में किस किस टाइप का ऑपरेशन अप्लाई हम कर सकते हैं, ये सब सीख लेंगे ना, तो मुझे आसानी होगा और आपको समझने में भी आसानी होगा, ठीक है। तो अभी समझो, मैट्रिक्स एक ऐसे चीज़ को बोलते हैं जिसमें नंबर को हम लोग रेक्टेंगुलर पैटर्न में सजा देते हैं, बस इतना ध्यान दो अभी, ओके। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, फिर रेफर कर लेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से बाउंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या देखें, वर्टिकल जो एरे होते हैं, वर्टिकल एरे को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एरो को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इतना चीज़ देख लिए थे अभी तक, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मैट्रिक्स के।
जैसे अच्छा एक बात और, जैसे नोट कितने हो गए थे, नेक्स्ट नोट को लिखिएगा आप लोग, है ना, एक और लिख लीजिएगा उसमें, नेक्स्ट मेरे ख्याल से 3 हो गया था ना, 4th नंबर में लिख लीजिए कि मैट्राइसेस आर डिनोटेड बाय ए बी सी या कैपिटल डी एटसेट्रा, है ना। तो कैपिटल अल्फाबेट लेटर से हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट किया करेंगे। ओके ओके। अच्छा, जो 5th में लिख लीजिएगा, जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होते हैं ना, जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होते हैं उसको एलिमेंट्स ऑफ मैट्राइसेस आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, है ना, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो ऐसा नहीं कि हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं एलिमेंट को, या कैपिटल लेटर से ही मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस एक पैटर्न है कि आप हमेशा क्या किया करो, कंप्लीट मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से, और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट रूल ही है ऐसा, बट आप फॉलो करो इसी को। एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है। जैसे किससे, ए से, स्मॉल बी से, स्मॉल से, इस टाइप से, ठीक है। चलिए फिर लिखते हैं, देखो अब एग्जाम्पल, मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स ए है। ओके, जैसे अभी एक मैंने मैट्रिक्स लिया था 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। इसमें कितने रो हैं, फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल, याद करो अभी मैंने बताया था रो क्या होता है, ऐसा, है ना, हॉरिजॉन्टल रो होता है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को रो बोलते हैं, और वर्टिकल वाले लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर रो 1, तो हम R1 बोल देंगे इसको, ठीक है। ROW रो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस R और लोअर सफिक्स में नीचे करके क्या लिख दीजिए, R1, मतलब रो 1, ठीक है। और R2 नीचे करके थोड़ा लिख दो, ये क्या हो गया, सेकेंड रो हो गया। ओके, दिस इज व्हाट, क्या ये क्या है पूरा, ये कॉलम 1 है, ये क्या है, कॉलम 2 है, ये क्या है, कॉलम 3 है। तो रो 1 रो 2 हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 हो गया। आया समझ में। तो इस मैट्रिक्स में अगर मैं आपसे कहूं कि कितने एलिमेंट है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें, 6, ठीक है। अच्छा, ये 6 वाला नहीं, ये 6 है ना, ये काउंट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो हो गया ये। नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ रो, हाउ मेनी रोज इन दिस मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज व्हाट, कितने रो हैं, काउंट करिए, रो 1 और रो 2, 2 रो है, 2 रो हो गया, है ना। नंबर ऑफ कॉलम देख लेते हैं, नंबर ऑफ, अच्छा ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म है ना, एनो करके डॉट लगा दिया हूँ। नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम है, 1 2 3 और C1 C2 C3 देखिए 3 कॉलम है ना, तो 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रो लिख लिया, नंबर ऑफ कॉलम लिख दिया, नंबर ऑफ ये लिख लिया। ओके, अब यहां से ना एक टर्म आता है जो आप लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी पे तो मैट्रिक्स के टाइप डिसाइड होंगे, बहुत सारे टाइप जो बनेंगे इसी पे तो डिसाइड होंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का आखिर मतलब क्या होता है, सुनिएगा। देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स में इफ एनी मैट्रिक्स हैव, मान लेते हैं किसी मैट्रिक्स के पास हैव m रोज हैं, है ना, किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 2 रो हैं, तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, है ना। अगर किसी मैट्रिक्स में क्या है, m रो है एंड n कॉलम है, अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी m/n। बच्चे ये इंटू नहीं हो रहा है, आप ऐसा मत समझना कि ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, m/n को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना है। मतलब m और n को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई करके मत लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है ना। बस ये मल्टीप्लाई का साइन यूज कर रहा हूँ ये, बट मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको लिख दीजिएगा m×n, इसको पढ़ेंगे, ये क्या है, m×n पढ़ो, इसको m×n पढ़ो,
ठीक है, या फिर इसको पढ़ो m बाय n। ओके, आई बात समझ में? आई होप ये थोड़ा नीचे चला गया होगा, है ना। इसको क्या पढ़ लेंगे? m बाय n पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में हम लोग समझ लिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर का क्या मतलब होता है। अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m बाय n। अच्छा, बाय का मतलब ये मत समझ लेना जैसे 2/3 ये होता है ना, यहाँ पे ये वाला बाय नहीं है। जैसे किसी मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है ना, तो ये है ना। इसको 2 इंटू 3 नहीं पढ़ना है ना, इसको पढ़ना है 2/3 या फिर इसको पढ़ेंगे 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, अभी जो मैं लिखा हूँ, तो आप देखो इसमें कितने रो हैं? 1 रो और 2 रो, 3 कॉलम, 2 रो। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3 या 2 क्रॉस 3। आई बात समझ में? आई होप आ ही गया होगा समझ में, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन करेंगे, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। ओके, तो लिखिए इसको। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें हम लोग देखेंगे कितने एलिमेंट हैं, कितने रो हैं, हाउ मेनी कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं और क्या ऑर्डर है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैट्रिक्स को आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हो। जैसे ए है, मान लेते एलिमेंट है 1, -1, 2, 4, 0, -3, 7, 8। चलो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स के एलिमेंट को या तो स्क्वायर ब्रैकेट से या स्मॉल ब्रैकेट से, तो हम लोग यूज क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट को, ठीक है। क्या ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिखा हुआ है? हाँ, तो एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया। इसमें कितने रो हैं? फर्स्ट रो ये क्या है? R1 है ना। ये क्या है? R2 है। ये क्या है? कॉलम। अच्छा, आप लोग ना ऐसा नहीं कि हर बार जब मैट्रिक्स को लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, मैं भी सिखा रहा हूँ इसीलिए रो 1 रो 2 सब लिख रहा हूँ। अगर आपको मैट्रिक्स लिखना होगा तो डायरेक्ट लिख देना विदाउट R1 R2 लिखे हुए, है ना। तो ये क्या है? कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये क्या है? कॉलम 4 है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? पहले लिख लेते हैं मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। अच्छा, इस 8 को ना चलो मैं हटा ही देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 6 लिख देता हूँ, ठीक है। नहीं तो ये वाला पिछले बार भी हो गया था, यहाँ 6 था तो इधर 6 आया था, यहाँ 8 तो इस बार भी 8, तो इसको ना 6 लिख दिए। तो कितने एलिमेंट है? एलिमेंट तो 8 ही है इसमें, है ना। 8 एलिमेंट है। नंबर ऑफ रो, तो कितने रो हैं? R1 और R2, इसमें कितने? 2 रो हैं, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम है इसको देखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। हॉरिजॉन्टल को रो, वर्टिकल को कॉलम। हॉरिजॉन्टल को रो, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं ना। रो कॉलम, है ना। आपको लग भी रहा होगा सर बार बार इसको कितना सिंपल चीज बता रहे हैं, किसी भूलोगे आप। हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं या कॉलम बोलते हैं, आप भूलोगे जरूर, 1-2 बार भूलोगे, याद रहेगा, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो हो गया, नंबर ऑफ कॉलम हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें आने वाला है मजा, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो देख लो कितने रो हैं इसमें। 2 रो हैं तो 2 लिख दो। 2 क्रॉस 4 बोलो, 4 कॉलम है ना, 4 कॉलम है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2/4 पढ़ेंगे या 2 क्रॉस 4 पढ़ेंगे, तो हम लोग 2/4 ही पढ़ा करेंगे, है ना। फिर से मैं कह रहा हूँ 2/4 का मतलब ये नहीं है, 2/4 का मतलब ये है। और ध्यान दीजिएगा इक्वल टू करके ना 8 मत लिख दीजिएगा, 2 4 जा 8, है ना। 2 × 4 इक्वल टू करके 8 मत लिख देना और बोल देना सर ऑर्डर 8 है, हो गया। ऑर्डर 8 नहीं होता है ना, ये मल्टीप्लाई बस एक साइन यूज हो रहा है ना। बट ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई का, बस साइन यूज हो रहा है ना, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, आपने बता दिया, ठीक है, रो कॉलम भी बता दिया। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेंगे तो क्या करोगे? काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो काउंट करने की जरूरत नहीं है ना। ऑर्डर देख लो कितने ऑर्डर हैं, 2/4, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 2 × 4 8 होता है, तो 8 एलिमेंट होगा। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में का ऑर्डर है, मान लो 3/2, है ना। ये क्या मान लेते हैं, किसी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? बढ़िया, जवाब दे दिए,
पता है मुझे, जवाब दे दिए हो तो कमेंट करके बताओ, है ना। तो कितने एलिमेंट हो गए उसमें, 6 एलिमेंट हो गया। अगर ऑर्डर ये है तो एलिमेंट 6 हो गया। अच्छा रो कितना होगा इसमें, बताइए रो कितने हैं इसमें, रो कितना है, 3 रो है ना। कॉलम कितना है इसमें, कॉलम कितना है, 2 कॉलम है। आई बात समझ में, चमक रहा है अच्छे से, है ना। तो एलिमेंट कितना हो गया, 6, रो 3 हो गया, 2 हो गया। ओके, तो आई होप ये अच्छे से सीख लियोगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में देख लिए, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का एलिमेंट के बारे में समझ लिए, किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, उसके एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को किस ब्रैकेट से बाउंड करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट से या स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लिखा से बाउंड करेंगे, है ना। नंबर ऑफ रो का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम का मतलब क्या होता है, रो किसको बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं, वर्टिकल एरे को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स में m रो हैं और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, m/n कहलाएगा। जैसे कि इसमें कितने थे, 2 रो थे और 4 कॉलम थे, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/4 होगा। अच्छा एक बात और, जब आप मैट्रिक्स को लिखोगे ना, तो ये लिखने के बाद ना हर बार इसके ना नीचे पूछ में, है ना, नीचे क्या करना है, 2/4 लिख देना है। जो भी ऑर्डर होगा ना वो नीचे लिख देना। जैसे मैं एक मैट्रिक्स बोल रहा हूँ आपको 2/2 का लिखो, है ना। कोई एक मैट्रिक्स मैं बी बोल रहा हूँ 2/2 का, 2/2 का मतलब क्या, 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा, है ना। तो चलो लिख लेते हैं 0 1 2 4, है ना। इसमें कितने, इसके ऑर्डर क्या है बच्चे, 2/2, इसका ऑर्डर 2/2 है। 2 रो है और 2 कॉलम है तो ऑर्डर क्या हो गया, 2/2, ऑर्डर क्या हो गया, 2/2 हो गया, ठीक है। इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं 2 कॉलम है, कितने एलिमेंट हो गए, तो 2/2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4 एलिमेंट हो गया, है ना। ठीक है, तो मैट्रिक्स को ऐसे कंप्लीटली ऐसे डिनोट करते हैं। अभी आप सोच रहे हो सर ये ऑर्डर हर बार यहाँ नीचे लिखना जरूरी है, हाँ जरूरी है ना। जैसे ब्रैकेट लगाना जरूरी है उसी तरह ऑर्डर यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है। लिखिए इसको, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है ना। क्या क्या है सवाल, पहला सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन, सेकेंड वाला तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। इफ अ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2/4, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/4 है, मतलब कितने रो होंगे, जो पहले लिखते हैं उसको रो लिखते हैं बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/4 है तो 2 रो है और 4 कॉलम्स हैं, है ना। देन हाउ मेनी एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स होना चाहिए यहाँ पे, है ना। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है इसका, 2/4 है, तो कितने एलिमेंट होंगे, 2 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। तो मैंने अभी बताया था, अगर तो अब देखो मैट्रिक्स तो दिया नहीं है तो हम कैसे काउंट करेंगे, तो इसलिए मैं बताया था ऑर्डर देख के भी बता सकते हैं। तो ऑर्डर कितना है, 2/4, तो एलिमेंट कितना होगा, 2 × 4 कर दो, 2 × 4 कितना, 8 हो गया, है ना। तो एलिमेंट कितना हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 8। आई बात समझ में, आ गया। ये क्वेश्चन बढ़िया है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2/4, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है हैज 8 एलिमेंट। उस बार था ऑर्डर दिया हुआ था तो एलिमेंट पूछ रहा था, इस बार देखो क्या पूछ रहा है, इस बार एलिमेंट दिया हुआ है, हैज 8 एलिमेंट, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब आप कहोगे सर 2/4 हो गया ऑर्डर, ये जो लिखा हुआ है, अगर 2/4 ऑर्डर है तो एलिमेंट 8 आया, तो अगर 8 एलिमेंट है तो ऑर्डर यही होगा, है ना। हाँ, ऑर्डर यही होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक ही सोच रहे हैं, है ना। सर ठीक ही सोच रहे हैं या ठीक सोच रहे हैं, ठीक ही सोच रहे हो, थोड़ा कम सोच रहे हो, है ना, और ज़्यादा सोचो। सोचना क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, 8 हैं, एलिमेंट्स 8 है ना। तो अब बताओ एलिमेंट 8 होगा तो ऑर्डर 2/4 ही हो सकता है, सही सोचे, 4/2 भी हो सकता है, सोचे होगे ना 4/2। तो देखते हैं ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, सोचते हैं। ऑर्डर्स इसके हो सकते हैं 2/4, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, हमने ऊपर से चीटिंग कर लिया, है ना। और क्या क्या हो सकता है, तो 2/4 हो सकता है, और बताओ क्या हो सकता है, 4/2 हो सकता है, ठीक है। अच्छा 1/8 भी तो हो सकता है कि एक ही कॉलम हो, सॉरी एक ही रो हो और 8 कॉलम हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है, लो लिख लो। मान लो आप 1 2 4 7, है ना, 6 9 1 2 3 4 5
2 2 4 2 6 7 1 8 एक और ले लो, 0 ले लो। चलो तो देखो इसमें कितने, एक ही रो है ना, और 8 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम 7 कॉलम 8 है ना। ये इसको कॉलम बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 8 कॉलम। तो ये हो गया है ना। तो ये एक और हो सकता है 8 बाय 1, और कुछ हो सकता है क्या, 1 बाय 8 हो गया, 2 बाय 4 हो गया, 3 बाय तो नहीं हो सकता है, 4 बाय 2 हो गया। यही इसका ऑर्डर इतना ही हो सकता है। आई बात समझ में? बिल्कुल। चलो एक और सोचते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका और मान लेते हैं, चलो लेते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें कितने एलिमेंट ले लें, इसमें क्या था 8 एलिमेंट था ना। चलो कुछ ज़्यादा ले लो, 32 एलिमेंट ले लो। चलो 32 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, 32 एलिमेंट्स ले लिए। अब सोचते हैं इसमें कितने, इसके ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है ना। तो पॉसिबल ऑर्डर्स लिखते हैं। क्या लिखना है? पॉसिबल ऑर्डर्स है ना। पॉसिबल ऑर्डर्स इसका क्या क्या होगा, 32 एलिमेंट है। तो सुनो, स्टार्ट क्या करो ना, 1 से स्टार्ट क्या करो, 1 लो, 1 बाय 32 हो गया, हो गया। अब 2 लो, 2 के साथ लेंगे तो अच्छा ऐसा सोचो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 32 आ जाए, है ना। 32 एलिमेंट है तो एलिमेंट और ऑर्डर में क्या रिलेशन होता है, मतलब जितने ऑर्डर होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो आप तो एलिमेंट आ जाता है ना। तो ये 2 बाय 16 भी तो हो सकता है, 2 इंटू 16 कितना हो गया 32। तो अगर 2 बाय 16 नंबर ऑर्डर होंगे तो इतना एलिमेंट भी है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा 3 बाय से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 4 बाय से, हाँ 4 8 जा, 6 से हो सकता है, नहीं 5 से, नहीं 7 8 से हो सकता है, 8 बाय 4 और कुछ 10 नहीं होगा, 11 12 13 14 15 16 और क्या हो सकता है, एक 32 इन 1, इतने ही हो सकते हैं ना। आई होप इतना ही है ना। 1 बाय 32 एक ऑर्डर हो सकता है, इसको क्या पढ़ेंगे 1 बाय 32 पहला ऑर्डर हो गया। 2 बाय 16 3 नहीं होगा, 4 5 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 बाय हो गया, 8 बाय 4, 8 के बाद डायरेक्ट 16 पे चले। पहले होगा कुछ, नहीं होगा कुछ, 15 नहीं होगा, 14 नहीं, 13 नहीं, ठीक है। और ये तो ये हमारे क्या हो गए, ऑर्डर हो गया। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो मतलब इतने टाइप के मैट्रिक्स पॉसिबल, इतने अलग अलग ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। तो देखो अगर मैं कह दूं आपको, उल्टा सोचो, अगर मैं कह दूं एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 बाय 32 है, एक मैट्रिक्स है, अब इसको भूल जाओ, नीचे वाले को भूल जाओ, एक मैट्रिक्स है, इसको बस देखो, है ना, इसको देखो। अभी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 बाय 32, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, मल्टीप्लाई करके देख लो, कर गया सपोर्ट। दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, मान लो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 बाय 16, मतलब 2 रो और 16 कॉलम, बाद में कॉलम होता है, 2 रोज एंड 16 कॉलम्स। तो इसमें इसका देखो 2 बाय 16 करो, 2 इंटू 16 करो, 32 आ रहा है, 4 8 जा 32, 4 रो 8 कॉलम, तो ऑर्डर क्या होगा 4 बाय 8, 8 बाय 4, ये बाकी की सब सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो ये हो गया। आपके एनसीईआरटी 3.1 में शायद पहले ही क्वेश्चन में ये मिलेगा, एक मैट्रिक्स दे देगा और ऑर्डर पूछेगा, हाँ, और नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ होगा और ऑर्डर पूछेगा। आई बात समझ में? चलिए तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन एक सीखने वाले हैं, एक अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे, उतना ही आज की क्लास के लिए देखेंगे। इसको पहले लिख लीजिए। तो चलो लिख लिया हो, मैं रफ कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है कि मैट्रिक्स को हम लोग जानते हैं ना, मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स के एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, मतलब एलिमेंट को किससे बाउंड करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स के एलिमेंट को किससे बाउंड करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, इतना तो पता है। इसके अंदर कौन आता है, मैट्रिक्स का एलिमेंट आता है ना। तो चलो मैंने एक एलिमेंट डाला, ठीक है, तो आपको लगेगा सर एक ही एलिमेंट है, मैंने ए डाला। याद है अभी मैंने बोला था कुछ देर पहले कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, तो ये जो लिखा हुआ ये क्या है, स्मॉल लेटर से, है ना। तो ये क्या है, स्मॉल, वो तो है ही स्मॉल लेटर सर, है ना। तो ये स्मॉल ए है। अब सुनो एक नया चीज़ आपके पास आ रहा है। अगर मान लो, मतलब मैट्रिक्स को ना सिंपल डिनोट करने का ना ये कंप्लीट पैकेज है, ऐसा समझिएगा, आई और जे। इसका क्या मतलब है सर, अभी बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। और ऑर्डर को तो यहाँ लिखते ही हैं, मान लो ऑर्डर क्या है, m बाई n है, ठीक है। ये किसको डिनोट कर रहा है, मैट्रिक्स को। ए का मतलब क्या है, मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये तो है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये कौन सी बला है, ये क्या चीज़ है,
ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट है या एलिमेंट्स हैं, समझो ये अकेले बहुत सारे एलिमेंट को डिनोट कर रहा है ना। ये एलिमेंट्स को लिख देता हूं ऐसे करके, एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है ना। ये एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। कैसे, देखो जो आई है ना, आई हम लोग यूज करते हैं रो के लिए। फिर कहोगे सर ये पागल कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। अभी आपने बोला एम मतलब रो और एन मतलब कॉलम, तो ये आई मतलब रो, ये कहाँ से आ गया। देखो 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 बता रहा हूँ, आई हम लोग रो के लिए बताएंगे, करेंगे डिनोट, और जे को कॉलम के लिए, है ना। बता रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर जिस रो में हम होंगे ना, उस रो को कौन बताएगा, आई बताएगा। तो फिर कहोगे सर फिर ये एम किसको बता रहा है, एम कम टोटल नंबर ऑफ रो को बता रहा है। अच्छा, एम किसको बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ रो को बता रहा है। एन किसको बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा है। तो एम बाई एन किसको बता रहा है, ऑर्डर को बता रहा है। तो फिर आई रो को बता रहा है, मतलब आई जिस रो में हम हैं ना उसको बता रहा होता है। जे किसको बता रहा होता है, जिस कॉलम में हम रहेंगे, खड़े होंगे। अब ये फिर से रो और कॉलम में कैसे आप खड़े होंगे, अभी बता रहा हूँ। आई यूज होगा रो के लिए और जे कॉलम के लिए। देखो अगर मैं ए आई जे लिखा ना, ए आई जे, तो एक तो स्मॉल ए है मतलब एलिमेंट है, तो इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ ith रो। ये क्या है, ith रो, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, आई बात समझ में। इसका क्या मतलब हो गया, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। मतलब ये क्या चीज हो गया, एलिमेंट ऑफ ith रो। देखो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक मैट्रिक्स, चलो ए ही लेता है, मैं मैट्रिक्स ए ले लिया और लिखा 1 2 -1 0 1 4। ठीक है, तो कितने रो हैं इसमें, ये रो है रो 1 और ये रो 2 है, तो 2 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है। तो इसका 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। तो 2/3 क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए मुझे A13 का क्या मतलब है, A13 का क्या मतलब है, तो A13 का मतलब है एलिमेंट ऑफ, मैंने अभी कहा आई का क्या मतलब होता है, जिस रो के बारे में बात हो रही होती है। तो ये किस आई, A1 का मतलब है ये किसकी, देखो आई की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1, देखो AIJ है तो आई की जगह पे 1 लिखा हुआ है। इट मीन्स ये फर्स्ट रो की बात हो रही है। और जे की जगह पे देखो 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब jth कॉलम मतलब थर्ड रो की बात हो रही है, 3 है। तो ये जो आई लिखा है ना, इसका मतलब होगा रो, जे का मतलब होगा कॉलम। आप लिख लेना, इसका मतलब होगा जिस रो की बात हो रही है ना, ऐसा भी लिख लो, जिस रो की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जिस कॉलम की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिस कॉलम की बात हो रही है। एक बात, जो भी बच्चे इस चैनल पे जो पहले से मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो उनको तो पता ही होगा, जो पहले मैं इंग्लिश मतलब मैं हिंदी और इंग्लिश को मिला के लिखूंगा, ठीक है ना। जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना उसको मैं हिंदी इंग्लिश में मिला के लिखता हूँ, है ना। ये मेरा तरीका है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा कर लिखना, है ना। ओके, आपको भी अच्छा ही लगता होगा, है ना। नहीं तो ऐसा सोचेंगे सर आपको अच्छा लगता है, हमें नहीं अच्छा लगता, हम क्या करें, आपको अच्छा लगता है तो हम क्या करें, लिख लो यार, है ना। तो अब तुम चाहो तो SMS जैसे करते हो ना, जिसको JIS करके ऐसे करके लिख लो, है ना। चलो, तो ये हो गया। तो A13 का क्या मतलब है, A13 का मतलब है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो में आ जाओ, जिस रो की, A1 का मतलब फर्स्ट रो की बात हो रही है और थर्ड कॉलम की बात हो रही है। तो बच्चे फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है। आप सर पटक रहेंगे, सर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात हो रही है मतलब क्या सर, 1 2 -1 और 4 की बात हो रही है क्या। रुको सर, अभी ना आपने बोला कि जिस रो और कॉलम की बात हो रही है, तो सर इस रो की बात हो रही है, फर्स्ट रो की बात हो रही है और थर्ड कॉलम की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 1 2 -1 4 लिख दूँ क्या, ना बाबा ना, ऐसा नहीं लिखना है। देखो क्या लिखना है,
इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, इसका मेन मतलब ये होता है। तो फर्स्ट रो में आ जाओ और थर्ड कॉलम में आ जाओ। तो फर्स्ट रो तो अपना ये था, ये क्या था, फर्स्ट रो था और थर्ड कॉलम था। तो एक बात बताओ, जब तुम नीचे आ जाओगे, अभी जो मैं कह रहा था 1 2 3 -1 ले लो और 4 ले लो, तो जब आप 2 को लिख रहे हैं तो ये तो फर्स्ट रो है लेकिन थर्ड कॉलम थोड़ी ना है, तो 2 को क्यों लिखेंगे। जैसे आप हम लोग किए ना 1 2 -1 और इसकी बात हो रही है सर। चलो अगर मैं 4 को मान लो भी लिख दिया, तो 4 जो है वो थर्ड कॉलम है लेकिन फर्स्ट रो में तो नहीं है ना। तो फिर कैसे हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का कंप्लीट चर्चा कौन कर रहा है, मतलब कंप्लीट फर्स्ट रो में भी हो और थर्ड कॉलम में भी हो, बताओ कौन है। फर्स्ट रो में हो, 4 तो फर्स्ट रो में नहीं है, थर्ड कॉलम में लेकिन फर्स्ट रो में नहीं, हटा दो। 1 फर्स्ट रो में है क्या, हाँ है। थर्ड कॉलम में है क्या, हटा दो। फर्स्ट रो में है क्या, हाँ है। फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में है क्या, नहीं है। तो कौन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम दोनों में है, सिर्फ -1 है, तो -1 लिख देंगे। अब आ गया होगा समझ में, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं A12, तो मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो ये है, सेकेंड कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में बस यही है ना, ये 1 तो नहीं है, ये सेकेंड रो में हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में कौन है, 2 है। जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया A23 बताओ क्या है, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम में कौन आ गया, 4 आ गया, है ना। देखो सेकेंड रो में भी है 4 और थर्ड कॉलम में है सिर्फ 4 है। आई बात समझ में। अगर मैंने लिख दिया 2 2 A22, अच्छा ये ऐसे नहीं मत लिख देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं ए और बगल में से 2 2 लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना है ना, नीचे लिखना है A22। तो A22 का मतलब है एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट, ये एट ए टाइम सिर्फ एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा होता है ना। A22 का मतलब होता है एट ए टाइम वो वाला एलिमेंट जो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है। तो सेकेंड रो ये है, सेकेंड कॉलम कौन है, 1, सही आंसर दिए हो 1। अगर मान लो मैंने लिखा A21, तो इसका क्या मतलब हो गया, 0। आई बात समझ में। ये कैसे हो गया सर, A21 0 कैसे हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 है, देखो ना सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में भी 0 ही है ना। ये तो नहीं है, ये सेकेंड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में नहीं है। ये तो नहीं है, ये सेकेंड रो में है बस थर्ड कॉलम में है। ये तो नहीं है, ये तो फर्स्ट रो में है। ये भी नहीं, ये भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन है, बस ये 0 है, तो 0 लिख दिया। आई बात समझ में, आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, अगले क्लास में हम लोग, अच्छा इस क्वेश्चन से ना मेरे पास ना एनसीईआरटी बुक है, मैं एनसीईआरटी से देख के आपको बता देता हूँ कि आज के लेक्चर से आपको क्या समझ में आया होगा। मैं एनसीईआरटी बुक निकाल रहा हूँ, ठीक है, मिल गई। तो देखिए एनसीईआरटी से आप ना क्वेश्चन नंबर होमवर्क दे रहा हूँ मैं, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास हुई है इससे क्या होगा, एक्सरसाइज 3.1 से एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 1, ठीक है। सब्जेक्ट भी बता दूं, मैथ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर बस थर्ड, ठीक है ना। बहुत कम होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बच्चे आज की क्लास से हम लोग ने क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा। जहाँ से क्या क्या कर सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो सकता है। दिस इज व्हाट, कहाँ से करना है अपने को, एनसीईआरटी बुक से करनी है। करके अगले क्लास में कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं अगले क्लास में ना जब स्टार्ट करेंगे तो मैं रिवाइज थोड़ा सा करवाऊंगा सारे बच्चों को, और ये सारे तीनों क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे, ठीक है। ओके बाय, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।